कहानी का शीर्षक है खामोश विदाई। जगदीश जी ने बहुत सोच विचार के बाद बेटे मोहित का फोन मिलाया, क्योंकि उनकी पत्नी माया जी की यानी मोहित की मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी और उनकी इच्छा हो रही थी अपने बेटे मोहित को देखने की। फोन की घंटी बजती रही, परंतु उधर से फोन नहीं उठाया गया। लगभग 10 मिनट के उपरांत फिर से जगदीश जी ने बेटे का फोन नंबर मिलाया, तो इस बार बेटे ने फोन तो उठा लिया, परंतु अपने पिता से झल्ला कर बोला, पापा, आपको पैसे चाहिए ना? मैं भिजवा दूंगा पैसे, परंतु भगवान के लिए ये रोज रोज और बार बार फोन करके मुझे परेशान करना बंद करो। मेरे पास समय नहीं है आपका फोन उठाने का, और ना ही वहां आपसे और मम्मी से मिलने आने का। और आप एक बात बताओ मुझे, क्या मेरे वहां आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं ना? जो डॉक्टर का काम है वह तो डॉक्टर ही करेगा ना। फिर क्यों आप दोनों दोनों ने मेरे आ जाने की रट लगा रखी है? इतनी बात कहकर मोहित ने फोन काट दिया। जगदीश जी फोन को हाथ में लिए उसे यूं ही निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर उनकी पत्नी माया जी ने कहा, क्या हुआ जी? फोन को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या जवाब दिया मोहित ने? कब आ रहा है? माया, उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, कहकर जगदीश जी ने फोन एक तरफ रख दिया। ये सुनकर माया जी ने लंबी गहरी सांस भरते हुए कहा, आजकल बड़ी याद आती है उसकी। पता नहीं, बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देख लूं बस, यही एक इच्छा है। अरे भगवान के घर जाए तुम्हारे दुश्मन, अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार यूं छुट्टी नहीं मिल सकती है कि जब तुम याद करो वो तब आ जाए। 10 परेशानियां होती हैं बाहर, बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। जगदीश जी माया जी को समझाते हुए बोले। ये सुनकर माया जी ने उनकी तरफ देखा और अश्रुपूर्ण आंखों से आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, आप मेरे लिए? और फिर अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उन्हें इस तरह सोता देखकर जगदीश जी रसोई घर में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। उनकी आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे। निवाला वापस थाली में रखकर थाली एक और सरका दी। काफी देर से उन्हें भूख लग रही थी, परंतु माया जी की बेटे को देखने की, बेटे से मिलने की इच्छा को देखकर आखिर उन्होंने बेमन से बेटे को फोन लगा ही दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, परंतु वह क्या कर सकते थे? आखिर उन्हीं का तो खून है। मोहित ने यही तो देखा है हमेशा। मोहित ने उनसे उसे भी रिश्तों की कहाँ कद्र है। जगदीश जी को तो पैसा और तरक्की के आगे कुछ भी कहाँ दिखता था। समय के साथ बेटे को भी उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, पर पत्नी माया जी का क्या करें? उनकी हालत देखकर जगदीश जी को उनके ऊपर बड़ी दया आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था, माया जी के साथ अपने पूर्व के व्यवहार के विषय में सोचकर। और आज उनके शब्दों ने तो उन्हें झकझोर कर रख दिया।
अब जगदीश जी को याद आ रहा है वह समय, कितना परेशान करते थे वो माया जी को। आज जैसे पुराना सब कुछ चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। माया जी जब विवाह होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। जगदीश जी घर के बड़े बेटे थे, उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां भी थी। उनसे छोटे दो भाई बहन और थे। माया जी उस समय 16 वर्ष की थी जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। लेकिन आते ही उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया था। वो घर की बहू थी और वह भी बड़ी बहू। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था। काम काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घर पर ही छोड़कर जाते थे, क्योंकि वह जाती तो उनके जाते ही घर का सब काम रुक जाता। ऊपर से जगदीश जी भी क्या कम थे। उनका और माया जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक सीमित था। बाद में उन्हें माया जी से कोई लेना देना ही नहीं होता था। माता पिता, भाई बहन सब जगदीश जी के सामने ही माया जी को डांटते रहते, कुछ कुछ सुनाते रहते, और जगदीश जी कुछ भी नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं इसी तरह रखी जाती थी। माया जी यदि उनसे कुछ कहती तो वो जवाब देते, अरे ये तुम औरतों की बातें हैं, मैं इसमें क्या बोलूं। और फिर तुम तो बहू हो इस घर की, तुम्हें तो काम करना ही है, तो तुम ऐसे काम किया करो ताकि घर में सब खुश रहे। किसी को बोलने का मौका ही मत दो तुम। मुझे बेवजह परेशान मत किया करो। आखिर मुझे पैसा भी तो कमाना होता है, या मैं तुम्हारे इन शिकवे शिकायतों में ही उलझा रहूं। इसके आगे क्या कहती माया जी। आखिर वो चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती। जब माया जी पहली बार गर्भवती हुई तो उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया था। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था, और ऊपर से इतना काम, काम के इतने प्रेशर से और खाने पीने का खास ध्यान न रखे जाने के कारण माया जी बहुत कमजोर हो गई थी। परंतु उन्हें फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने जगदीश जी को कहा भी था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। परंतु जगदीश जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है, तुम फिक्र मत करो, माँ सब संभाल लेगी। और फिर डॉक्टर का क्या है, बेवजह के पैसे ऐंठ लेंगे। पर मेरी तबीयत ज्यादा खराब है जी, एक बार आप साथ लेकर चलो। जगदीश जी ने माया जी को डांटते हुए गुस्से में कहा, मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं। और यह कहकर वह अपने काम पर रवाना हो गए। माया जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, तब देवर और सास उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब माया जी के माता पिता, परिवार वालों को पता चला
तो उन्होंने घर पर आकर काफी हंगामा किया था और माया जी को अपने साथ ही मायके ले गए थे। 1 साल तक माया जी अपने मायके में ही रही। उस जमाने में बेटी को यूं अपने घर में रखना मायके वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थी। उनके खुद के घर वालों ने भी कई बार कहा उन्हें वापस छोड़कर आने के लिए, लेकिन उनके पिता जिद पर अड़े रहे और इधर जगदीश जी और उनके परिवार वाले अपने ऐंठ के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलाप रहे थे कि जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की ही घट रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब जगदीश जी के छोटे भाई हरीश की सगाई नहीं हो पा रही थी। कहीं से भी रिश्ता आता और लड़की वालों को जब यह पता चलता कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, तो कोई भी अपनी बेटी इस घर में देने को तैयार नहीं होता और रिश्ते के लिए स्पष्ट मना कर देता। अनेक रिश्ते आए, परंतु हर जगह से ना ही हुई। आखिर जगदीश जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी माया जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर माया जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। जिस दिन देवर की बारात दुल्हन को विदा कराकर वापस घर आई, इधर माया जी की देवरानी यानी नई दुल्हन का आना हुआ और उधर माया जी के पिता का देहांत हो गया। जगदीश जी तो उन्हें बाहर के बाहर ही उनके मायके छोड़कर आ गए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ गया था। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति माया जी के पिता के मृत्यु होने पर भी उनके घर नहीं आया था। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। जगदीश जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहने में ही रहते थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वो सब लोग तो माया से चिढ़े बैठे थे कि आखिर कैसे वो 1 साल तक यूं अपने मायके में रही। अब तो ये आलम था कि जगदीश जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर माया जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब अविनाश का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। अविनाश का जन्म होने के पश्चात माया जी ने मन में सोचा था कि अपने बच्चे के जरिए थोड़ी तो खुशी उन्हें निश्चित मिलेगी, परंतु उनके सास ससुर और पति उनके बेटे को भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम ये था कि अविनाश भी कई बार उन्हें पलटकर जवाब दे देता था। ये देखकर जगदीश जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। देवर देवरानी भी उनसे अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे। समय अपनी गति से चलता रहता है। अविनाश बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। कम से कम माया जी को इस बात की बहुत खुशी थी कि अविनाश की शादी जिससे हुई है, अविनाश उसकी तो कद्र करता है। अब परिवार में कोई नहीं बचा
तो माया जी के प्रति जगदीश जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। परंतु अब माया जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता ही जा रहा था। पर अब माया जी पति जगदीश जी से कुछ नहीं कहती हैं। शायद अब उनके मन में जीने के लिए लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब माया जी चक्कर खाकर गिरी, तब जगदीश जी उन्हें अस्पताल लेकर गए और उनके सारे टेस्ट हुए। रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे आदि की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हो गया, परंतु उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। अब तो जगदीश जी भी उनके लिए काफी भागादौड़ी कर रहे थे। काफी दिन तक तो वो अस्पताल में ही रही, परंतु अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। माया जी अंतिम सांसें गिन रही थी। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में जो फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से वो बेटे अविनाश को देखने की इच्छा जता रही थी। तभी कमरे से माया जी के खांसने की आवाज आई, तो जगदीश जी उठकर कमरे में गए। देखा तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उनके पास गए और उनके हाथों पर हाथ रखकर बोले, माया, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? सुनकर माया जी ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। बताओ ना माया, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? देखो माया, अविनाश तो जब उसे समय मिलेगा तब ही आएगा। कोई दूसरी इच्छा हो तो वह बोलो, मैं जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर माया जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, जिंदगी भर तो अहमियत दी नहीं मुझे, अब क्या फायदा। ये देखकर जगदीश जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, माया, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। अविनाश नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफी देर तक माया जी उनकी तरफ ही देखती रही। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए? अचानक माया जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही जगदीश जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर माया जी खामोशी से लेट गई। उनके चेहरे पर काफी सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। जगदीश जी उन्हें यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों जगदीश जी को माया जी की उस मुस्कान से काफी डर लग रहा था, जैसे वो कह रही हो कि जिंदगी भर तुम मुझे हराते आए, परंतु आज तुम हार गए हो। काफी देर तक वो उन्हें यूं ही देखते रहे, पर माया जी के शरीर में कोई हलचल न होते हुए देखकर उन्होंने माया जी को हिलाया डुलाया। पर यह क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आज माया जी खामोशी से अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी। हो चुकी थी माया जी की खामोश विदाई इस संसार से। और अब घर में जगदीश जी अकेले रह गए थे। आज ना वो माता पिता उनके साथ थे, जिनके कहने पर आकर वो उन्हें मारते पीटते थे। आज ना वो भाई बहन साथ थे, जिनके सामने वो अपनी पत्नी को हमेशा झुककर रहने को कहते थे। आज ना वो बेटा साथ में था, जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था। जगदीश जी ने जीवन भर अपनी जीवन संगिनी माया जी को कुछ नहीं समझा, केवल एक काम करने वाली मशीन के अलावा। ना ही जगदीश जी को
माया जी की शारीरिक पीड़ा से कोई मतलब था और ना ही उनकी भावनाओं से, उनकी मानसिक पीड़ा से कोई लेना देना था। अंत में रह गए अकेले, परंतु अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं था उनके पास। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगी कि रिश्ते अनमोल होते हैं। इन्हें प्यार दो, सम्मान दो, समय दो, तभी ये फले फूलेंगे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।